विश्व में भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान है। ये देश अनेकता में एकता लिए हुए विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल है। यहां रहने वाली विभिन्न जातियों की तरह जनजातियों की संस्कृति भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जनजाति शब्द से हमारी कल्पना में एक ऐसी संस्कृति उभर कर आती है जो वैज्ञानिक प्रगति से दूर वर्तमान समय की व्यवहार शैली और विकसित भौतिक जीवन से अलग शांति और एकांत में प्रकृति की गोद में निवास करती है। यूं तो हमारे देश में अनेकों जनजातियां पाई जाती हैं, परंतु अपनी विशेष पहचान के लिए उत्तरांचल तराई की एक अनोखी जनजाति है थारू। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से करीब 25 किलोमीटर उत्तर में नवसृजित राज्य उत्तरांचल के तराई में स्थित ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा और सितारगंज क्षेत्र के एक विस्तृत और लंबे भूभाग में निवास करती है। थारुओं की कुछ आबादी उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा, बहराइच, लखीमपुर के चंदन चौकी तथा गोरखपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी निवास करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 85 लाख से अधिक थी। सरकार ने वर्ष 1967 में उत्तर भारत की अन्य 4 जनजातियों की तरह थारू जनजाति को भी जनजाति का दर्जा दिया। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद ऊधम सिंह नगर में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 52,934 थी। इसमें पुरुष 27,814 तथा महिलाएं 25,120 थीं। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में जनजातियों की कुल जनसंख्या 73,998 थी। इसमें पुरुषों की संख्या 37,539 तथा महिलाओं की संख्या 36,449 थी। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 86,327 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 44,311 और महिलाओं की संख्या 42,016 थी। 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल के थारू बाहुल्य खटीमा तहसील में थारू अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 40,150 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 20,502 तथा महिलाओं की संख्या 19,648 थी। जबकि थारू बाहुल्य सितारगंज तहसील में थारुओं की कुल जनसंख्या 25,921 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 13,420 तथा महिलाओं की संख्या 12,501 थी। दोनों ही तहसीलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 66,071 थी। थारू मूलतः मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं। आमतौर पर थारू पुरुषों का कद मध्यम, चेहरा चौड़ा, सिर गोल, नाक सामान्य, आंखें छोटी, शरीर का रंग गेहुआ, भूरा और कहीं कहीं सांवला भी देखने को मिल जाता है। इनके बालों का रंग काला तथा भौहें हल्की होती हैं। पुरुष दाढ़ी रखने के कम शौकीन होते हैं, इसीलिए ज्यादातर पुरुषों के चेहरे दाढ़ी विहीन देखने को मिलते हैं। स्त्रियों की बनावट भी लगभग पुरुषों की तरह ही होती है। थारुओं में विशेष रूप से 3 वर्ग पाए जाते हैं: कठोरिया थारू, डंगोरिया थारू तथा राणा थारू। जबकि इनकी उपजातियों में डंगरा, जोगी, सौसा, थुमका, गडोरा आदि पाई जाती हैं। राणा थारू स्वयं को उच्च श्रेणी के मानते हैं। उत्तरांचल राज्य में राणा थारुओं की संख्या अधिक है। वीर राजपूत महाराणा प्रताप के वंशज तथा सिसोदिया कुल की उपज मानने वाले थारुओं की उत्पत्ति के विषय में अनेक तरह की मान्यताएं तथा लोकमत प्रचलित हैं। उत्तरांचल के थारुओं की मान्यता है कि राजपूतों की पराजय के बाद मुस्लिम शासकों के अत्याचार और दमन से बचते हुए राजस्थान से 12 राणा राजपूत अपने परिवारों के साथ यहां तराई क्षेत्र में आए और वे यहीं बस गए। आगे चलकर इनसे जो संतानें हुई वे थारू कहलाईं। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार
राजपूतों की पराजय के कारण कुछ राजपूत कुलीन स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा तथा सुरक्षित स्थान की तलाश में अपने कुछ विश्वास पात्र सेवकों के साथ पलायन कर तराई के इन जंगलों में आकर बस गईं। आगे चलकर इनकी कन्याओं से जो संतानें उत्पन्न हुई वे ही थारू के नाम से जानी गईं। हम लोग अपने आप को राणा प्रताप के वंशज मानते हैं। हमारी उत्पत्ति के संबंध में दो तरह के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लड़ाई के समय में जब सारे राजपूत मारे गए तो राजपूत स्त्रियां अपने नौकरों के साथ अपनी जान बचा के या इज्जत बचा के कहिए इस क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में चली आईं। जब वो यहाँ आके चले आईं, एक समूह में वो लोग रहने लगे और जब रहने लगे उन्होंने यहाँ शादियाँ कर लीं और शादी करने के बाद में उनसे जो बच्चे हुए तो वो लोग हम हैं। कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोगों का मानना ये है कि सारे राजपूत नहीं मारे गए, कुछ लोग बच गए। जो कुछ लोग बचे उनके साथ कुछ स्त्रियां भी बच गईं, वो इस क्षेत्र में चले आए और जब चले आए यहाँ आके उन्होंने एक संग रहना शुरू करा और शादियां की आपस में। जब शादियों के बाद में विस्तार हुआ जनसंख्या का और वो लोग हम हैं। एक मान्यता ये भी है कि तराई में रहने वाले इन आदिवासियों को बाहर के लोग तारू के नाम से पुकारने लगे थे। बाद में यही तारू शब्द धीरे धीरे बिगड़कर थारू के रूप में परिवर्तित हो गया। एक मान्यता ये भी है कि थार अर्थात मरुस्थल के मूल निवासी होने के कारण ये लोग थारू कहलाए। नीड़ का निर्माण प्रत्येक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। जहां वो रहता है उस स्थान को सदैव सुंदर, स्वच्छ तथा आकर्षक बनाए रखना चाहता है। प्रत्येक जनजातियों में गृह निर्माण शैली तथा उसकी योजनाओं का अपना अलग महत्व है। पहले पहल थारू अपने मकान घास फूस, बांस तथा लकड़ियों से बनाया करते थे, मगर विकास की दिशा को अग्रसर होते थारुओं के मकान कच्ची मिट्टी की दीवारों, लकड़ियों तथा पक्के खपरेलों की छतों के साथ साथ अब धीरे धीरे पक्के मकानों में तब्दील होने लगे हैं। मूलतः शांतिप्रिय और सरल स्वभाव वाले इन जनजातियों के मकान देखने में साफ सुथरे और सुंदर होते हैं। मकान के बाहर एक बड़ा सा आंगन होता है जिसे थारू स्त्रियां झाड़ बुहार कर साफ सुथरा रखती हैं। रसोई घर आंगन के साथ ही देखने को मिलता है। ये लोग पशुओं को पालने के शौकीन होते हैं। इन पशुओं से जहां एक और ये कृषि संबंधी काम लेते हैं, वहीं इनसे प्राप्त दूध इनके पीने के काम आता है तथा बचा हुआ अतिरिक्त भाग बेचकर ये धन भी कमाते हैं। थारू स्त्रियां मिट्टी की मोटी लेप लगाकर उंगलियों से दीवारों पर तरह तरह के पशु पक्षियों की आकृतियां चित्रण करती हैं। ईंधन के रूप में यद्यपि आज भी ये लोग सूखी लकड़ियों, कंडों, घास फूस का प्रयोग करते हैं, मगर थारुओं के अनेक घरों में आजकल ईंधन की आधुनिक व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। छोटे छोटे परिवार में सिमटते वर्तमान आधुनिक परिवेश में आज भी थारुओं में कई जगह संयुक्त परिवार की प्रथा देखने को मिलती है। इनका पारिवारिक जीवन सुखी होता है। स्त्री पुरुष सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हुए मिलजुल कर रहते हैं। पुरुषों के ऊपर खेतीबाड़ी से लेकर घर तथा बाहर की ज्यादातर जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि स्त्रियों पर घर के सारे कामकाज के साथ साथ बच्चों के लालन पालन के अतिरिक्त खेत के कामकाज तक निपटाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। थारू स्त्रियां बहुत मेहनती होती हैं। वे पारिवारिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों का बेहद सफलता से निर्वाह करती हैं। आमतौर पर स्त्रियां पर्दा नहीं करती हैं। इस समाज में स्त्रियों को आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं का उत्पीड़न अन्य समाज की तुलना में यहाँ कम है। परिवार के समस्त निर्णयों में थारू स्त्रियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। पहले एक थारू परिवार में 6-7 बच्चे तक पैदा होते थे, परंतु सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम से प्रभावित होकर तथा नियोजित परिवार की वर्तमान जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब एक परिवार में अधिक से अधिक 2 या 3 बच्चे ही होते हैं। आज थारू स्त्रियों में अपने अधिकार तथा कर्तव्यों के प्रति पर्याप्त जागरूकता है। अधिकांश थारू स्त्रियां शिक्षा को बेहद जरूरी मानती हैं। मैंने 83 में ग्रेजुएशन किया। उस समय कोई ग्रेजुएट महिला नहीं थी। मैं प्रथम ग्रेजुएट महिला हूँ। और लेकिन अब धीरे धीरे
ये शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है और अब थोड़ा सही स्थिति हो रही है, मगर गरीबी की वजह से भी शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और सरकार से जो शिक्षा है हमारे यहाँ महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कहिए तो एक ATS है। अब हमारे खटीमा ब्लॉक की जो पॉपुलेशन है 40,000 है। ये पॉपुलेशन के लिए मात्र एक स्कूल का होना महिलाओं के लिए वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। और वहाँ स्ट्रेंथ स्कूल की कुल 105 है, तो उसके लिए हम नगण्य मानेंगे। यदि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का सरकार रुचि रखती है प्रति, तो वो और स्कूल खोले। पहले थारुओं में शिक्षा को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं थी, परंतु अब बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावक जागरूक होने लगे हैं। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, दूर दूर स्कूल है ना बच्चों को, अब उन पर एडमिशन कराने के जाते हैं। अब बच्चों को छोड़ आते हैं तो भाग पड़ते हैं। अब होने छोटे छोटे बच्चे कहाँ वहाँ पर बिना माँ बाप के रह पाओ में, कहीं रुद्रपुर, कहीं काशीपुर, कहीं कहीं, तो जो परेशानी है। अब झोने झोने स्कूल हैं, जैसे रतनपुर है, फुलई झनकट है, तो वहाँ पर ये मास्टर लोग कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे गांव के बच्चों को भर्ती नहीं करेंगे। वर्ष 1991 के आंकड़ों के अनुसार उत्तरांचल के थारू बाहुल सितारगंज क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता दर 52.9% तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 22.3% थी, जबकि खटीमा क्षेत्र में पुरुषों की साक्षरता दर 68.3% तथा स्त्रियों की 37.7% रही। सरकारी तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों से थारू बालक बालिकाएं तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ युवक युवतियां भी यहाँ शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। थारू आपसी बोलचाल के लिए थारूबाटी जबान का इस्तेमाल करते हैं। ये जबान हिंदी की ब्रजबोली से मिलती जुलती है। शिक्षा के बढ़ते प्रचार प्रसार तथा सभी प्रकार की जरूरतों के लिए संपर्क भाषा के रूप में ये लोग अब हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। पहाड़ की तलहटियों तथा जंगलों के आसपास रहने वाले थारू मछलियों के शिकार के बेहद शौकीन होते हैं। ये लोग नदियों, तालाबों तथा बांधों से मछलियां पकड़ते हैं। इसके लिए परंपरागत स्वनिर्मित जालों के साथ साथ अब आधुनिक जालों का भी प्रयोग होने लगा है। स्थानीय बाजारों में इनके लिए मछलियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। मछली और चावल इनका प्रिय भोजन है, जबकि मांस, रोटी तथा कई तरह की दालें, मौसमी सब्जियां, फलियां, साग आदि भी ये लोग खूब शौक से खाते हैं। भोजन चौके के बाहर परोसा जाता है। परंपरागत रूप से पहले परिवार के पुरुष खाना खाते हैं, उसके उपरांत महिलाएं खाती हैं। एकाकी परिवारों में अब स्त्री पुरुष साथ साथ भी खाने लगे हैं। घरों के भीतर साल भर का अनाज सुरक्षित रखने के लिए थारू स्त्रियां मिट्टी के छोटे तथा बड़े पात्र बनाती हैं। इनमें छोटे पात्र को कुठिया तथा बड़े पात्र को कुठला कहा जाता है। ये लोग तंबाकू पीने के बहुत शौकीन होते हैं। परंपरागत हुक्के की जगह अब ये शौक सिगरेट तथा बीड़ी से पूरी करने लगे हैं। समाज में जीवन यापन के लिए व्यवहारिक रूप से वेशभूषा की आवश्यकता होती है। पहले थारू स्त्रियां परंपरागत रूप से कमर के नीचे लहंगा, ऊपर अंगिया तथा सिर पर ओढ़नी पहनती थीं, जबकि बुजुर्ग महिलाएं लहंगे के ऊपर कुर्तिया तथा फुतई पहनती थीं। आभूषणों में पैरों में बंकड़ा, गले में हंसुलियां, हाथों में खड़ुआ, पौची तथा घूंघट पहनती थी। बाजूबंद में संकरी, पुंज, कुठला का प्रयोग करती थीं। जबकि पुरुष पहले धोती कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा तथा छेकलिया झोला पहनते थे। प्रगति की दिशा में विकसित होते थारुओं की वेशभूषा भी बदलते परिवेश में धीरे धीरे परिवर्तित होते गए। आम जीवन में अब लहंगा तथा अंगिया का स्थान सूती धोती और ब्लाउज ने ले लिया है। सामान्य हिंदू महिलाओं की तरह ये अब साड़ी ब्लाउज पहनने लगी हैं। इस समय जो सब लोग पहनते हैं वही पहनते हैं, जैसे मंगलसूत्र हो गया, कान के झुमके हो, टॉप्स, जिसके पास जैसा है, और पायजेब पैरों में। कुंवारी लड़कियां भी अब अपने परंपरागत वेशभूषा से हटकर सलवार कुर्ता के साथ साथ हल्के फुल्के आभूषण तथा सौंदर्य सज्जा का प्रयोग करने लगी हैं। थारू स्त्रियों में कहीं कहीं अब भी गोदना की प्राचीन परंपरा देखने को मिल जाती है। पुरुषों में आज भी यद्यपि
पैजामा कमीज का प्रचलन पाया जाता है, परंतु अब थारू समाज में अधिकतर पुरुष पैंट कमीज पहनने लगे हैं। विकसित समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने तथा आधुनिकता के प्रति बढ़ती ललक के कारण थारू स्त्री पुरुषों में नए जमाने के प्रचलित परिधानों के प्रति रुचि तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी भी समुदाय को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का विश्वसनीय आधार उस समाज का धर्म होता है। स्वयं को सनातन धर्मी राजपूत मानने वाले थारू सर्वदेववाद के अनुयायी हैं। इनमें शिव पार्वती तथा हनुमान जी की पूजा अधिकतर पाई जाती है। साथ ही साथ व्रत रखने की परंपरा भी देखने को मिलती है। इनके जनजाति देवी देवताओं में बूढ़े बाबू, पर्वतिया, नगराई, मुडेरो, गीसर, पूर्वी, बैसुंदर तथा भूमसेन आदि की पूजा की जाती है। वृक्षों में पीपल तथा केले के पूजन की परंपरा है, जबकि पशुओं में गाय का पूजन किया जाता है। इनमें मंदिरों के प्रवेश पर किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। उत्तरांचल के तराई में रहने वाले अधिकांश थारुओं के पास अपनी पुश्तैनी जमीनें हैं। इनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। इस आदिवासी जनजातीय समाज में पहले परंपरागत तथा पुराने ढंग से खेती की जाती थी, लेकिन प्राचीन पद्धति की कृषि की वजह से इस कार्य में ये पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाते थे। परंतु अब ये लोग खेती के वैज्ञानिक तरीकों से धीरे धीरे परिचित होने लगे हैं। सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराने के कारण कृषकों को कृषि उपकरणों के साथ साथ अन्य तरह की कृषि सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। कृषि इनका मुख्य पेशा है, यही इनके जीविकोपार्जन का साधन है। ये कृषि के जो इनके पास उपकरण नहीं हुआ करते थे, सिंचाई की इनके पास व्यवस्था नहीं होती थी, और ये पीने के लिए स्वच्छ पेयजल इनको उपलब्ध नहीं होता था। आज जो है हमारी सरकार, हमारा जो प्रशासन है, हमारे प्रोजेक्ट है, इनके ये तमाम समस्याओं को मद्देनज़र रख करके इनके लिए कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत जैसे उन्नतशील बीज, खाद, दवा, क्योंकि एक गरीब कृषक इसको समय पर उपलब्ध नहीं कर पाता, अपने निजी संसाधनों से वो खरीद नहीं पाता है। इस वजह से ये जैसे किसी से लोन ले लेते हैं, मैं गांव में किसी महाजन से उससे ले लेते, तो उनको वो फसल उसमें उसके मुंह मांगे उस पे उसे देनी पड़ती है, जिससे इनको पूरा मूल्य उसका फसल का नहीं मिल पाता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए, ताकि ये इस तरह के उसमें न पड़े और अपने जो फसल है इनकी जो उत्पादन ये करते हैं उसको जब वो अपने सही दामों पर बाजार में बेच सकें, इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट से इनके लिए उन्नतशील बीज, खाद, दवा एवं उर्वरक कीटनाशक दवा अनुदान के रूप में दी जाती है। सरकार ने खेतों की सिंचाई के लिए नहरों तथा नलकूपों की इस क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि मौसमी बरसात की निर्भरता से हटकर इन्हें आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई योग्य पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। सिंचाई के अंतर्गत पंप सेटों का वितरण हम लोग करते हैं और स्टेट ट्यूबवेल इनके गांव में लगाए गए हैं, ताकि इनको समय पर पानी मिल सके। यदि सूखा पड़ता तो वो अपने इन साधनों के माध्यम से वो अपने खेतों को पर्याप्त सिंचाई प्रदान कर सकें। स्व प्रयत्नों तथा सरकारी सहायता से लाभान्वित थारू समाज अब अपनी परंपरागत खेती से हटकर कृषि के आधुनिक उपकरणों से संपन्न अपना कृषि कार्य कर रहे हैं। थारू लोग अभी भी अधिकतर जो गरीब परिवार हैं
उनके पास इन आधुनिक यंत्र जो चल रहे हैं उनको खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो ये यंत्र उपलब्ध हों इनको, इनके पास हों, और अपने इसके लिए भी हमारे यहाँ से अनुदान दिया जाता है। ये इसमें सरकार की एक पॉलिसी है, यदि थारू जनजाति या जनजाति के आदमी जो छोटी स्कीम है उसको अगर अपने निजी स्रोत से कुछ अंश अपने वो बहन कर सके तो जो अनुदान की धनराशि है उसे उसके वो निजी स्रोत से अपने धनराशि बहन करने के पश्चात उसे अनुदान की धनराशि दी जा सकती, और वो सीधे जा करके जहाँ से भी उसकी इच्छा होती है खरीदने की, जहाँ उसे सस्ता पड़े वहाँ से वो खरीद करके वो कृषि यंत्रों को अपने कृषि कार्यक्रम में उसका प्रयोग कर लेता है। सरकार इनके अनाज विक्रय की समस्या को ध्यान में रखते हुए इनके क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अलग अलग समय गेहूं तथा धान के खरीद केंद्रों की व्यवस्था करती है। बसंत के आगमन से पुलकित होकर जिस प्रकार प्रकृति अपने नव श्रृंगार में मदमस्त हो उठती है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन मयूर भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य से नाच उठता है। हमारे देश में बसंत कई तरह के खुशनुमा महोत्सवों और त्योहारों को अपने साथ लेकर आता है। उनमें से एक त्योहार है होली। लोगों के घरों में होली गायन तथा नृत्य का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जिसमें इस समाज के बच्चे, बूढ़े, जवान तथा महिलाएं सभी बेहद उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। होली थारुओं का सबसे लोकप्रिय उत्सव है। इस उत्सव को मनाने के लिए ये लोग न केवल उत्सुक रहते हैं, बल्कि 15-20 दिन पहले से ही ये लोग जोर शोर से इसकी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। थारू स्त्री एवं पुरुष अपने परंपरागत वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचना शुरू करते हैं। स्त्रियों में तो नृत्य के लिए प्रयोग होने वाली वेशभूषा के प्रति रुचि देखने को मिल जाती है, मगर पुरुष आधुनिक कपड़ों के साथ परंपरागत वेशभूषा का अब केवल प्रतीकात्मक रूप से ही प्रयोग कर रहे हैं। लंबी प्रतीक्षा और तैयारियों के बाद आती है होलिका दहन की रात। जब पूर्णिमा का पूरा चांद अपनी अनुपम आभा के साथ आसमान पर आलोकित हो उठता है, तब गेहूं के नए फसल के आगमन की खुशी के साथ पवित्र देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका स्मरण कर परंपरागत पूजन के साथ होलिका दहन के कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। पवित्र शुभकामनाओं के साथ होलिका अग्निदेव को समर्पित कर दी जाती है। थारू समाज अपने कर्मकांडों के साथ वर्ष भर की सुख समृद्धि की कामना लिए इस कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। महीनों की तैयारियों का अगला और अंतिम पड़ाव होता है कार्यक्रम रंग होली का। लोग सुबह से ही अबीर, गुलाल तथा विभिन्न रंगों को लेकर होली खेलने निकल पड़ते हैं। अलग अलग टोलियों में बेहद उमंग और उत्साह के साथ होली खेलते हैं।
कहीं बच्चे पिचकारियों के साथ, तो कहीं महिलाएं अपने सखियों के साथ, तो कहीं पुरुष अपने मित्रों के साथ सतरंगी रंगों में सराबोर होकर होली के आनंद में डूबे नजर आते हैं। ये लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को होली की मुबारकबाद देते हैं। आज किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं। चारों तरफ अगर कुछ है तो वो है सिर्फ प्यार ही प्यार। होली के रंगों को अपने दामन में समेट के बसंत के जाने के बाद चैत का महीना थारू समाज के लिए चराई का उत्सव अपने साथ लेकर आता है। इसे खास तौर पर थारू समाज की महिलाएं मनाती हैं। गांव की समस्त विवाहिताएं गांव के बाहर एक बाग में इकट्ठी होती हैं। वे आपस में एक दूसरे से अपने अनुभवों को बांटती हैं और भूमसेन का पूजन करती हैं। चराई के अतिरिक्त थारुओं में आषाढ़ के महीने आषाढ़ी सवैया का उत्सव भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आषाढ़ी सवैया है हमारे जो घर के देवता हैं उनकी पूजा है। तो आषाढ़ में हम लोग पूड़ी बनाते हैं और पकवान बनाते हैं, ये खीर बनाते हैं। पंचमी में प्रसाद होता है, इसको अगरबत्ती होती है, जितना भी पूजा का सामान होता है उसको एक में मिला के और अपने जो घरेलू देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। तीज भी थारू स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस मौके पर थारू स्त्रियां पेड़ पर झूला डालती हैं। वे अपने सखियों के साथ सावन के गीत गाती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं और खुशियां मनाती हैं। परंपरागत रूप में थारुओं में दीपावली को अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस रोज ये लोग अपने मृतकों को भेंट आदि चढ़ाते हैं और शोक मनाते हैं। दीपावली के दिन सारे जैसे कपड़े वो पहनता था, रजैया कपड़े जो भी है, थाली लोटा चारपाई जूता कोट जो भी पहनाना है, गन्ना लाते हैं, गन्ने को पहना करके खड़ा करते हैं। सारी औरतें उसके सामने, चाहे साल भर हो जाए चाहे दूसरे ही दिन दीपावली हो, उस दिन सारे लोग शोक मनाते हैं। शोक मनाने के बाद रात को ही 4 बजे लगभग हम उसको कहते हैं क्या, उसको जो है नदी में ले जा करके उसको फिर वहाँ तक उसे भेजने जाते हैं। उसके लिए लोग जो है काफ़ी दूर तक रोती हैं औरतें, तो उसको भेजते हैं। जैसे कि अभी लाश जा रही है, चाहे साल हो या 6 महीना हो या 15 दिन हुए, चाहे 1 दिन भी हुआ। सभ्य समाज की तरह जनजातीय समाज में भी विवाह उनकी एक आवश्यकता है। यूं तो थारू समाज में परंपरागत रूप से कई तरह के विवाह की मान्यताएं हैं, परंतु उत्तरांचल राज्य में रहने वाले थारू समाज में विशेष रूप से पंचायती शादी अधिक प्रचलित है। शादी से पूर्व सगाई का रिवाज है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से ही अधिकतर जाता है, जबकि वधु पक्ष अपनी इच्छानुसार वर का चयन करने में स्वतंत्र होता है। सारी रस्में पूरी होने के बाद शुभ दिन में
परंपरागत जनजातीय कर्मकांडों के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह के लिए माघ का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि रविवार तथा बृहस्पतिवार को ये लोग श्रेष्ठ दिन मानते हैं। किसी भी परिवार में नवजात शिशु का आगमन खुशी का कारण होता है। थारू समाज भी अपने यहाँ जन्मे नवजात शिशु का स्वागत जनजातीय पारिवारिक कर्मकांडों, आस्थाओं, रीति रिवाजों और विश्वास के साथ करते हैं। जब जन्म होता है उसके 6 दिन बाद जो बच्चे की नाल होती है वो ठीक हो जाती पूर्णतया। तब हम उसकी छठी करते हैं। छठी का मतलब उसी समय नामकरण भी हो जाता है हमारे यहाँ। तो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं, गांव वालों को बुलाते हैं, अपने सब संबंधी होते हैं उस समय, और बस खाना पीना भोज होता है और हो जाता है। लेकिन पंडित जी वगैरह का कोई वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। थारू अपने मृतकों का अंतिम संस्कार अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ करते हैं। अस्थि को ले करके जहाँ भी जाना है, टनकपुर जाना है या गांव में कहीं शमशान घाट है या नदी, कहीं भी ले जाना है, वहाँ ले जा करके जलाया जाता है। जलाने के बाद जब वो जल जाता है, जलने के बाद सारे लोग नहा धो करके, एक कुश होता है सफ़ेद कपड़ा, उसकी कफन का फाड़ लेते हैं। उसमें सारे लोग नहाने के बाद पानी छोड़ते हैं एक हाथ से, दोनों हाथ से, किसी दूसरे को छींटा ना पड़े। तो उसको हमारे लोग बोलते हैं छींटा पड़ने से प्राछीप लग जाती है, वो कभी भी उनको पाप लगता है, तो हम छींटा नहीं डालते उस पर। फिर वहाँ से आने के बाद नहा धो करके घर आए। घर आने के बाद हम लोग घर पहुँचे। फड़ुआ, कुल्हाड़ी, सब्बल, सारी चीज़ ले जाते हैं। जिस घर के सामने, जिस घर में वो रहता है, उस घर के सामने बिल्कुल रखते हैं, सामने सामने। फिर उसके बाद सारे लोग आ गए, पीछे देखा, आगे देखा, सारे लोग जब आ गए, आने के बाद तो 2 मिनट के लिए मौन रखा जाता। सारे लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मौन रखा 2 मिनट का, 4 मिनट का, जितने भी रखा। उसके बाद सारे लोग उठते हैं, हमारी भाषा में राम राम कह करके सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जो दूर के रिश्तेदार हैं वो रात रुक जाते हैं। कोई ऐसा रिश्तेदार होता है जिसके यहाँ ख़त्म हो जाता है, उसके यहाँ खाना नहीं खाता, तो उसकी व्यवस्था इनके परिवार, जैसे कुरमा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उस परिवार से दूसरे परिवार में उनको खाना खिलाया जाता है। फिर उसके बाद हो गया। फिर एक हमारे यहाँ रोटी बोलते हैं। रोटी जैसे आज मान ली जाए सोमवार है, किसी ने रख दिया शनिवार को रोटी होनी है। शनिवार को रोटी में जितने लोग आए, बुलाया, सब लोगों ने खा करके हाथ झूठा किया। मृतक की अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर पवित्र गंगा जल में विसर्जित किया जाता है, जबकि पिंडदान के लिए ये लोग गया की यात्रा करते हैं। ग्राम्य समाज की आंतरिक सामाजिक व्यवस्था के सफल संचालन के लिए किसी भी समाज की अपनी एक निजी पंचायत व्यवस्था होती है। थारुओं के लिए भी पंचायत न केवल उनके सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, बल्कि उनके व्यवहारिक जीवन की एक अनिवार्य व्यवस्था भी है। ये एक और जहां इनके आचरण के नियमों का निर्धारण करती है, तो वहीं दूसरी ओर जनजातीय संस्कृति तथा उसकी परंपरा को सुरक्षा भी प्रदान करती है। थारुओं की निजी पंचायत में प्रधान, भलमानुस तथा चौकीदार प्रमुख रूप से होते हैं। गांव के बुजुर्गों को पंचायत में विशेष स्थान दिया जाता है। किसी भी मामले में प्रधान बुजुर्गों तथा निर्धारित सलाहकारों की राय लेकर संबंधित व्यक्ति के लिए जुर्माना या अन्य किसी भी प्रकार के दंड का निर्धारण करता है। गांव के प्रत्येक परिवार का मुखिया इस पंचायत का सदस्य होता है। गांव के अधिकतर मामलों का निपटारा इस पंचायत के माध्यम से कर लेने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान सरकारी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायतों का चुनाव, कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र तथा कर्तव्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों तथा नीतियों के अंतर्गत परिचालित होने लगे हैं। स्वच्छ जल जीवन का मुख्य आधार है। प्रत्येक परिवार को पीने का स्वच्छ जल आसानी से प्राप्त हो सके, इसके लिए पानी की टंकी के अतिरिक्त सभी गांवों में हैंडपंप लगाए गए हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार खटीमा तहसील में थारू बहुल 72 गांव तथा सितारगंज तहसील में 60 गांव थे। 1996-97 के आंकड़ों के अनुसार
सितारगंज तहसील में 114 जबकि खटीमा तहसील में 119 हैंडपंप इंडिया मार्का 2 लगाए गए थे। आज थारू बाहुल अधिकांश गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जनजातीय समाज अब न केवल विद्युत से प्रकाश की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि विद्युत से संचालित विभिन्न सुविधाओं का ये लोग लाभ उठा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों के प्रति आस्था रखने वाले थारुओं में पहले रोग व्याधि होने पर झाड़ फूक टोना टोटका पर अधिक विश्वास हुआ करता था, मगर आजकल ये लोग इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से संपन्न अस्पतालों तथा चिकित्सा सेवाओं पर विश्वास करने लगे हैं। स्वास्थ्य के प्रति अब जो है काफ़ी जागरूक हो गए हैं। पहले जो है ये लोग इतने जागरूक नहीं थे। पहले वो प्रयास करते थे कि गांव में ही अपने एक भरारा इनका एक ईश्वर होता है, तो उसकी पूजा पहले करके फिर उसके बाद ही अस्पताल की ओर मूवमेंट करते थे। लेकिन अब जो है ज़्यादा थोड़ा एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवा जो बेटर होने के नाते वो प्रयास करते हैं कि इसके साथ साथ सरकारी उपचार और सरकारी अस्पतालों का फ़ायदा लें। तेजी से विकास और प्रगति की ओर अग्रसर कोई भी समाज स्वयं को मीडिया से अलग रखकर नहीं जी सकता। थारू समाज के ऊपर भी आज मीडिया के पकड़ को आसानी से देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तक जलवायु ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायत जो कि बोर्ड के कार्यक्षेत्र की परिधि में आती है। अलग अलग दैनिक समाचार पत्र आज थारू बाहुल नगरों तथा ग्रामों में पहुंच रहा है, जिससे ये विश्वस्तरीय जानकारियों तथा सभी क्षेत्र की गतिविधियों से परिचित हो रहे हैं। मीडिया से ये आज न केवल अपना मनोरंजन ही कर रहे हैं, बल्कि मीडिया इनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित होने में इन्हें पूरी मदद भी कर रहा है। आज थारू बाहुल क्षेत्र में कार्यरत सभी राष्ट्रीयकृत सरकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से थारुओं को विभिन्न प्रकार की बचत योजनाओं के लाभ के अतिरिक्त कृषि संबंधी उपकरणों के साथ साथ ट्रैक्टर आदि के लिए भी ऋण उपलब्ध हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जो सरकार ने आरक्षण प्रदान किया जनजाति को तथा 33% महिला को, तो इसके लिए मैं सरकार की बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यदि सरकार ये कदम ना उठाती तो हमें प्रतिनिधित्व करने का अवसर ना मिलता और हमारा समाज इतना आगे ना होता। क्योंकि मेरे प्रतिनिधित्व करने से मेरे समाज में बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले जो महिलाएं ब्लॉक तक नहीं आ सकती थीं, वो आज ब्लॉक में सीधे मेरे से रूबरू होती हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मेरे द्वारा से करवाती हैं। थारू जनजाति है, उसके विकास के लिए स्वतंत्रता के पहले तो कोई विशेष प्रयासों की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सटेंशन प्रोग्राम सन 52 में शुरू होने के बाद विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं यहाँ पर चलाई गई हैं। आज स्थितियाँ ये हैं कि प्रत्येक थारू कस्बा, उसका मजरा, गांव, ग्राम पंचायत या प्रत्येक कोई भी हेलमेट आज सड़क से, विद्युत से, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य पेयजल की योजनाओं से लगभग संतृप्त हो चुका है। इस क्षेत्र में सरकार द्वारा जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष रूप से एकीकृत जनजाति विकास परियोजना की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा जो धनराशि दी जाती है या हमारे जो यहाँ की सरकार है उसके द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं और विशेष रूप से ये तो अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्गों के लिए है, परंतु यहाँ जो हमने किया है ये बाजपुर और खटीमा, इसमें विशेष रूप से हम अन्य जातियों के साथ साथ इसमें थारू लोगों के लिए विकास की योजना चला रहे हैं। ये धनराशि हमें पूरे भारत सरकार द्वारा ही मिलती है, जिस पर हम उनका सर्वांगीण विकास करते हैं। विकास के कई कार्यक्रम चल रहे हैं जो हमारे 20 सूत्री से हैं। 20 सूत्री में
इसको अपने हमारे स्टेट में स्पेशली इसका 100% उपयोग करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उसके लिए पूरी धनराशि हमको दी जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत जनजाति परिवार की आर्थिक सहायता के रूप में बैंक ऋण के माध्यम से जनजाति के परिवारों को विभिन्न मदों में उपलब्ध कराई जाती है। थारू जनजाति कुछ के बच्चे जो हैं अब कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं, लेकिन नौकरी पर्याप्त ढंग से मिल नहीं पाती है और वो बेरोजगार घूमते हैं। तो इस उद्देश्य को दृष्टिगत करते हुए इनके लिए स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ से अधिकतम 25,000 का लोन हम इनको देते हैं, जिसमें 6,000 इनको सब्सिडी दी जाती है। शेष 19,000 की धनराशि हम बैंक के माध्यम से इनको लोन के द्वारा इनको दिलाते हैं। इससे ये होता है कि जो एक बेरोजगार लड़का है और उसके अंतर्गत कुछ काम करने की क्षमता है, तो उस अपने जो उसके मन जो व्यवसाय उसे आता है अच्छे ढंग से कर सकता है, वो उसको चला लेता है। उससे एक तो वो बेरोजगार जो था पहले वो रोजगार में लग गया, दूसरे में वो अपने घर के पूरे घर का भरण पोषण वो करने लग जाता है। जिनमें डनलप बैल जोड़ी, दुधारू पशु, कृषि यंत्रों का वितरण, बढ़ेगिरी, परचून की दुकान, टीवी रेडियो मरम्मत की दुकान, साइकिल मरम्मत की दुकान, सुअर पालन इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त नई योजनाएं भी हमने इस साल बहुत प्रपोज की हैं और कुछ परिवार हमने अभी सिलेक्शन कर लिया है, जिसके कारण उनको हम नए साल में उत्तरांचल बनने के बाद स्कीम बनाए हैं, जिसके लिए 7 करोड़ की एक पूरी प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जहाँ खड़ंजा है नहीं है, गांव को जोड़ने के लिए रास्ते नहीं हैं, उनमें हम लोग सड़क निर्माण करवा रहे हैं, खड़ंजे करा रहे हैं, पुलिया बनवा रहे हैं। जो हमारे स्कूल अधूरे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। अब तक 3,110 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत जनजाति के गरीब छात्रों तथा छात्राओं को आश्रम पद्धति के विद्यालयों के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा, भोजन, आवास, वस्त्र तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उनकी पूरी देखभाल के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं। हॉस्टल अभी हमारे जो लड़कियों का यहाँ पर है गुलर भोज में बन चुका है और ये खटीमा में एक यहाँ कंजाबाग में अभी किसी किराए के मकान में है, वो भी हम लोग सैंक्शन हो गया। ज़मीन होते ही यहाँ भी हम उसकी पूरी परियोजना को तैयार करके स्कूल शुरू करा देंगे। अभी यहाँ पर जो स्कूल है वो केवल 8th तक पढ़ाते हैं, कक्षा 1 से लेके 8 तक की परीक्षा है। डिग्री कॉलेज भी हमने दोनों पूरे उत्तरांचल में खोलने का प्रपोजल बनाया है और इसके लिए एक यूनिवर्सिटी भी हमने सोची है कि हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी खोले। तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रावास सहित एक ITI की स्थापना खटीमा में की गई है, जिनमें छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, आवास तथा भोजन की व्यवस्था है। ITI में इस वक्त 2 ट्रेड चल रहे हैं, एक फिटर और एक स्टेनो, जिसमें कि फिटर में इस वक्त 32 बच्चे हैं और स्टेनो में इस वक्त 16 बच्चे हैं। और इनके लिए 2 अनुदेशक हैं, जो कि एक फिटर के और एक जो हैं स्टेनो के हैं, और इसमें एक अधीक्षक हैं जो कि इसका सारा प्रबंधन देखते हैं और किसी भी प्रकार का उनसे खर्चा नहीं लिया जाता है, जहाँ तक कि एग्ज़ाम देने का भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इस ITI का पूरे उत्तरांचल में 100% रिजल्ट रहा है इस साल। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत थारुओं के कल्याण के लिए सहकारिता कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं। थारू लोगों का पेशा कृषि है। जब ये कृषि का सीजन होता है तो ये कृषि काम पर अपने पूरे डट जाते हैं, लग जाते हैं। उसके पश्चात इनके पास बीज का समय खाली बचता है, तो इसमें इस समय का सदुपयोग करने के लिए इनके उसमें तो हम इनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, सिलाई बुनाई और कढ़ाई हैं और दरी बुनाई हैं, इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर चला करके घर घर में
वो हम किसी भी जहाँ इसमें ज़्यादा डिमांड होती है वो हमारी धनराशि के ऊपर, हमें कितनी धनराशि मिलती है उसके ऊपर निर्भर करता हम कितने खोल सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए महिलाओं को खास करके, तो ये महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन की दृष्टि से हमने महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रपोजल तैयार किया है। इसमें भी संभवतः हमें धनराशि मिल जाएगी। इस एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित अन्य विभिन्न योजनाओं, जिनमें स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, वृद्धावस्था विकलांग विधवा पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, इंदिरा आवास योजना, विधवा की पुत्री की शादी हेतु अनुदान, स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बाल विकास परियोजना के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न सहायता राशियों से भी आज यहाँ का जनजातीय थारू समाज लाभान्वित हो रहा है। सरकार ने थारुओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थारू बाहुल क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों की पर्याप्त व्यवस्था की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और ये करीबन 2 लाख पॉपुलेशन के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें सराउंडिंग करीबन 80 विलेजेस थारू बाहुल्य ग्रामीण है, और उसके बाद ये समस्त एरिया का ये अस्पताल इनका उपचार का केंद्र है। और अब सरकार ने इनके लिए एक जो विलेज एरिया में जो मरीज होते हैं उनके लिए एक गाड़ी महिला स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक गाड़ी आई है जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कवर करेंगी, और जो कम से कम उसकी लागत 7-8 लाख से ऊपर है। इसमें सभी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय और उसके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और इक्विपमेंट, दवाई और सभी चीज़ें उपलब्ध होंगी जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी ये कवर करेंगी। ऐसा नए सरकार ने ऐसा व्यवस्था करी है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट कुछ दवाइयाँ भी आ चुकी हैं जो हमने अपने क्षेत्र के कार्यरत एएनएम के मार्फत हमने जगह जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और ये प्रयास हमारा कार्य शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ में इस अस्पताल के अंतर्गत हमारे पास एक्सरे मशीन फैसिलिटी उपलब्ध है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध है, 2 डबल ऑपरेशन थिएटर हैं, और लीड डॉक्टर सर्जन भी यहाँ उपलब्ध है, और जनरल सर्जन भी आ गया है, वो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं। और साथ में पैथोलॉजी का जो खून, टट्टी, पेशाब, अन्य जो जाँचें होती है उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। और साथ में हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, वो समस्त एएनएम के माध्यम से हम समस्त क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, जहां इन्हें विभिन्न तरह की स्वास्थ्य सेवाएं तथा सुविधाओं के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी प्राप्त होती हैं। पहले थारुओं के गांवों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, परंतु अब लगभग सभी गांवों में जाने के लिए पक्की सड़कें बन गई हैं। यातायात की सुविधा के लिए आज यहाँ रेल सेवा, बस सेवा, टेम्पो, रिक्शा, तांगाओं के अतिरिक्त थारुओं के अपने निजी वाहन भी उपलब्ध हैं। डाक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज थारू बाहुल ग्रामों तथा शहरों में डाकघर की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। आपसी संपर्क हेतु संचार सुविधा के अंतर्गत दूर दराज के गांवों को टेलीफोन सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि ये लोग टेलीफोन सेवा का लाभ उठा सकें। थारू समाज का पढ़ा लिखा तबका रोजगार के लिए विभिन्न तरह की नौकरियों में अब आगे आने लगा है। सरकारी सहायता से हटकर भी एक आम थारू खुद के प्रयासों से आज जीवन में ऊपर उठने के लिए प्रयत्नशील है। मैं ये महसूस करती हूँ कि आज मैं शिक्षित नहीं होती तो मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं होती, और जब मैं ब्लॉक प्रमुख नहीं थी तो मैं किसी भिखारी को या गरीब आदमी को मात्र 1 गिलास चावल या आटा के सिवा कुछ नहीं दे सकती थी। और आज जब मेरे पास कोई गरीब आदमी आता है, उसके पास मकान नहीं होता है, तो मुझे उस समय बहुत खुशी होती है जब मैं अपने हाथों से स्वीकृत करवा के, शासन से उसका मकान स्वीकृत करवा के उसको देती हूँ। आज जमीनों की चकबंदी न होने के कारण क्षेत्र के किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नीतिगत परेशानियों अथवा कुछ टेक्निकल दिक्कतें कुछ संबंधित विभाग को होंगी कि अभी तक चकबंदी नहीं हो पाई, लेकिन क्षेत्र की व्यापक मांग है। थारूलैंड में विशेष तौर पर जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उनको बहुत ज़्यादा आसानी से कोई भूमाफिया उनको खरीद न सके, और लैंड ट्रांसफ़र बहुत आसान न हो कि अन्य किस्म की कोई प्रलोभन उसको
दबा सकें और थारुओं की और जनजातियों की ज़मीन पर अनधिकृत कब्जा न हो, इसलिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी नहीं आए हुए हैं। अगर सेल और उसका ट्रांसफ़र ऑफ लैंड होता है तो बाहर ही हो रहा है। सरकार की विभिन्न सहायताओं तथा लाभकारी योजनाओं के बावजूद क्षेत्र में थारुओं की अपनी अनेक तरह की समस्याएं हैं। यहाँ परवीन नदी के कटाव बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं और गांव से ऐसे करीब रह गया है, 20 मीटर के आसपास रह गया है। जिस काश्तकार के पास 10 एकड़ ज़मीन है, आज उसके पास 2 बीघा है या 1 भी नहीं है उसके पास। खटीमा क्षेत्र में विधानसभा की सीट थारू जनजाति की अवश्य होनी चाहिए। बहुत से आदमी जहर खान लगे हैं आजकल, खुदकुशी कर लेते हैं, तो कहाँ से इलाज उनको होगा? दूर हॉस्पिटल है। रोड के खड़ंजा के एक तरफ नाली देते तो अच्छा ही होगा, पानी निकास हो जाएगा उसका। नहीं तो पानी निकास नहीं होगा तो गांव में बहुत कीचड़ होगी और उससे हैजा की बीमारी भी हो सकती है। जब तक ले सरकार हमारी ना सुनेगी, जब तक ले हम पीछा ना छोड़ेंगे लड़ने को और लड़ती रहेंगे। नई सदी का थारू समाज आज रूढ़िवादी विचारधाराओं और अंधविश्वासों से ऊपर उठकर प्रगति और विकास के स्वप्नित पथ पर धीरे धीरे ही सही मगर एक रचनात्मक ऊर्जा के साथ अग्रसर हो रहा है। कहा जा सकता है कि नई आशा और विकास की अरुणिमा का आलोक इनके जीवन में धीरे धीरे फैल रहा है।